कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 6 जिसमें हम सामूहिक सौदेबाजी के बारे में पढ़ रहे थे और जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके अर्थ, परिभाषा, प्रकृति तथा इसके मुद्दों के बारे में बताया था। और आज की क्लास में हम सामूहिक सौदेबाजी के उद्देश्य और इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो जो कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सामूहिक सौदेबाजी के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो सबसे पहले देखिए, पारस्परिक विश्वास को बढ़ाओ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, सामूहिक सौदेबाजी में समूह मिलकर एक सौदेबाजी करते हैं, एक अनुबंध करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनकर उनके विचारों को सुनते हैं और उसके बाद एक अनुबंध करते हैं, उसे सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी वजह से पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा मिलता है, यानी कि एक दूसरे पक्ष के अंदर विश्वास आता है कि यदि कोई उन्हें परेशानी होगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका समाधान किया जाएगा और साथ ही साथ वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने लगते हैं ज़्यादा। ठीक है, जब वो आपस में मिलकर बैठते हैं तो उन्हें एक दूसरे की बातों का पता चलता है, तो उनमें जो है विश्वास को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना रोजगार संबंधी शर्तों को लागू करना व समन्वय बिठाना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो होते हैं सिर्फ 2 पक्ष भाग लेते हैं, तीसरा पक्ष इसके अंदर भाग नहीं लेता। ठीक है, तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि बिना किसी तीसरे पक्ष को इंक्लूड किए, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है वो आपस में बैठकर सुलझाएं, किसी तीसरे व्यक्ति तक इस बात को ना पहुंचाए। ठीक है, तो तीसरे पक्ष को इसके अंदर बिना इंक्लूड किए आपस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लागू करना, उनके बीच समन्वय बिठाना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, संस्था में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करना। यानी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करना मतलब संस्था में एक ऐसा वातावरण बनाना जहाँ पर आपस में कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई संघर्ष ना हो, कर्मचारियों या प्रबंधकों के बीच उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए संस्था के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार का वातावरण निर्मित करना जहाँ पर वो अच्छी तरीके से काम करें और टेंशन फ्री होकर काम करें, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, यानी कि अगर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसे कोई हित है जो कर्मचारियों के जो उन्हें मिलने चाहिए लेकिन मिल नहीं रहे हैं, तो उसके लिए भी सामूहिक सौदेबाजी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाती है। उन्हें उनके जो हित होते हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचा जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, कर्मचारियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति बेहतर करना। ठीक है, तो कर्मचारियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति, यानी कि आर्थिक तौर से यदि उन्हें कोई परेशानी है, उनको अतिरिक्त से अतिरिक्त लाभ प्रदान करना, जैसे कि कोई मेडिकल की सुविधा प्रदान करना या फिर उन्हें कोई भत्ते देना, अतिरिक्त बोनस वगैरह देना, इस तरीके से। और सामाजिक स्थिति बेहतर करना, यानी कि उनको समाज में भी अच्छा पद दिलवाना, समाज में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना। ओके, तो ये थे इसके उद्देश्य। अब हम इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारी सामूहिक सौदेबाजी है यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इसके हमारे 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, थर्ड होता है हमारा प्रोडक्टिव बार्गेनिंग और फोर्थ होता है हमारा कंपोजिट बार्गेनिंग। अभी हम इनको सभी को हिंदी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग यानी कि वितरक सौदेबाजी। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग को हम कहते हैं वितरक सौदेबाजी। तो देखिए क्या होता है, इस तरह की सौदेबाजी में जब भी समझौता होता है तो केवल एक पक्ष को लाभ होता है और दूसरे पक्ष को हानि। इसमें स्थायी तथा सीमित संसाधनों पर निर्णय लिया जाता है, जिसके कारण इसे जीरो सम सौदेबाजी भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है मजदूरी भत्ते आदि। तो देखिए, जो वितरक सौदेबाजी होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब 2 पक्ष मिलकर
कोई भी दो पक्ष मिलकर जब कोई अनुबंध करते हैं तो सिर्फ एक पक्ष को लाभ होता है, दूसरे पक्ष को हमेशा हानि ही होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसके अंदर हमारे संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो बहुत ही सीमित होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो जब उन सीमित संसाधनों का लाभ कोई एक पार्टी उठाती है, कोई एक पक्ष उठाता है, तो अगर उसमें से वही जो दूसरा पक्ष होता है उसमें से कुछ हिस्सा मांग लेता है, तो क्या होता है, उसे अपने हिस्सों में से वो चीज़ देनी पड़ती है, तो इसलिए उस पक्ष को हानि होती है और दूसरे पक्ष को लाभ होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक पक्ष को हानि होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग या वितरक सौदेबाजी होती है उसके अंदर सिर्फ एक पक्ष को हानि होती है, दूसरे पक्ष को हमेशा लाभ होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जीरो सम सौदेबाजी भी कहते हैं। ओके, इसमें अपने स्वार्थ को संगठनात्मक हितों के ऊपर रखा जाता है। तो इसमें जो स्वार्थ होता है उसको संगठनात्मक हितों के ऊपर रखते हैं। ओके, तो देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि एक पाई है, ठीक है, एक पाई है, तो वो लिमिटेड है, वो सिर्फ हमारे पास एक ही पाई है और उसमें से एक पार्ट जो है ऑलरेडी वो कर्मचारियों को दिया जा रहा है। ठीक है, एक जो उसका पार्ट है वो कर्मचारियों को दिया जा रहा है, लेकिन जो कर्मचारी होते हैं वो समझौता करना चाहते हैं, वो अनुबंध करना चाहते हैं कि उन्हें इसमें से बड़ा हिस्सा मिले। ओके, तो इसमें से अगर उसको बड़ा हिस्सा दे दिया जाएगा तो जो प्रबंधक पहले उनको इतना हिस्सा मिल रहा था, ठीक है, उनको इतना हिस्सा मिल रहा था, अब क्या होगा, उन्हें सिर्फ इतना हिस्सा मिलेगा क्योंकि अब उनमें से उससे बड़ा जो हिस्सा है वो कर्मचारियों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे मैनेजर्स थे या प्रबंधक थे उनको नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें कम अब पार्ट मिलेगा, और दूसरा जो पक्ष था श्रमिकों का, उनका फ़ायदा हुआ, उनको उनकी जीत हुई क्योंकि उन्हें बड़ा पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक पक्ष जो है वो जीतता है और दूसरा पक्ष जो है उसकी हार होती है। इसे वितरक सौदेबाजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट होता है हमारा समाकलन सौदेबाजी यानी कि इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। तो देखिए इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या होती है। इस प्रकार की सौदेबाजी में दोनों पक्षों को लाभ होता है, इसलिए इसे विन विन सौदेबाजी कहा जाता है। इसमें दोनों पक्षों द्वारा प्रश्न किए जाते हैं और उनका समाधान भी किया जाता है। इस सौदेबाजी में दोनों के पक्षों को सुना और समझा जाता है और आपसी समझ द्वारा उसका हल निकाला जाता है। तो देखिए जो समाकलन सौदेबाजी होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो दोनों पार्टीज़ होती हैं यानी कि दोनों पक्ष होते हैं, इसमें दोनों पक्षों को फ़ायदा होता है, दोनों पक्षों को लाभ होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विन विन कहते हैं, यानी इसमें किसी को भी हानि नहीं होती, दोनों ही पक्ष जीतते हैं, इसलिए इसको विन विन कहा जाता है। इसमें दोनों पक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रश्न को सुनते हैं, आपस में उनको समझते हैं और उसके बाद उसमें हल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, ये किस तरीके से किया जाता है, इसका एग्जाम्पल है। देखिए मान लीजिए इसमें पहले एक ये पाई था, ठीक है, छोटा पाई था, इसमें से जो हमारे श्रमिक हैं मान लीजिए उनको इतना स्लाइस दिया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, भाई हमें जो ये हमारा स्लाइस है ये कम है, हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा के लिए क्या होता है कि जब उन्हें ज़्यादा स्लाइस चाहिए तो जो हमारे प्रबंधक होते हैं और जो हमारे श्रमिक होते हैं वो आपस में मिलकर बात करते हैं कि जो ये पाई है हमारा, इसको बड़ा किस तरीके से किया जाए। ठीक है, इसको बड़ा किस तरीके से किया जाए जिससे कि उन्हें भी लाभ हो और उनको भी लाभ हो, यानी कि श्रमिकों को भी लाभ हो और प्रबंधकों को भी लाभ हो, क्योंकि वो अगर पाई बड़ा हो जाएगा तो उन्हें भी अधिक हिस्सा मिलेगा, प्रबंधकों को भी, और जो उनके श्रमिक हैं उनको भी अधिक हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि इस पाई को ही क्यों ना बड़ा कर दिया जाए जिससे कि किसी को भी हानि ना हो। तो इस पाई को बड़ा करने के वो तरीकों के बारे में इसके अंदर सोचते हैं। ठीक है, जिसके बाद पाई बड़ा होने के बाद जो श्रमिकों का हिस्सा होता है वो भी बड़ा हो जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, दोनों पक्ष जीते। ठीक है, ना ही किसी को हानि हुई, क्योंकि इसमें जब पाई ही बड़ा हो गया तो जो मैनेजर्स थे उनका भी जो हिस्सा था वो बड़ा हो गया और जो श्रमिक थे उनका भी हिस्सा बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी समाकलन सौदेबाजी होती है इसे हम विन विन सौदेबाजी कहते हैं। उसके बाद तीसरा प्रकार होता है हमारा उत्पादकता सौदेबाजी, यानी कि प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। ओके, तो देखिए
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा एक ऐसे अनुबंध तक पहुंचा जाता है जिसमें संगठन के कर्मचारी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्य करने के तरीके और समय आदि में बदलाव करते हैं, जिसके बदले उन्हें अधिक मजदूरी या अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है उत्पादकता सौदेबाजी के अंदर, कि इसके अंदर जो मैनेजर्स और जो हमारे श्रमिक या कर्मचारी होते हैं वो आपस में मिलकर इसलिए बैठते हैं ताकि वो बात कर सकें कि जो हमारी संस्था है, जो हमारा संगठन है, उसके उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसमें उत्पादन के ऊपर समझौते होते हैं कि जो उत्पादन है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, और उसको बढ़ाने के लिए जो हमारे कर्मचारी या श्रमिक होते हैं उनको भी अपने कार्य करने के तरीके, समय आदि में भी बदलाव करने पड़ते हैं, यानी कि उनको चेंज करना पड़ता है अपने कार्य करने का तरीका, समय। ठीक है, जिसके लिए उन्हें अधिक मजदूरी या अतिरिक्त लाभ भी दिए जाते हैं, उसे उत्पादकता सौदेबाजी कहा जाता है। ओके, इसका लास्ट टाइप होता है हमारा समग्र सौदेबाजी। समग्र सौदेबाजी यानी कि कंपोजिट बार्गेनिंग। ठीक है, तो देखिए जैसा कि इसका नाम है कि समग्र सौदेबाजी, यानी कि इसके अंदर का जो है हमारा जॉब से रिलेटेड, हमारा कार्य से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सभी का समाधान होता है इसके अंदर। तो देखिए कर्मचारी मानते हैं कि उत्पादकता सौदेबाजी द्वारा हुए अनुबंध से उनके ऊपर कार्य का बोझ बहुत बढ़ जाता है, जिसका कारण कार्य का समय, कार्य की दशा, कार्य करने की स्थिति आदि हो सकते हैं। इन्हीं कारणों का समाधान करने के लिए समग्र सौदेबाजी की जाती है। इसमें कर्मचारी वेतन की बात तो करते ही हैं, साथ ही साथ कार्य से संबंधित सभी बातों पर विचार करते हैं, जैसे कार्य की दशाएं, कृत्य का समय, कार्य की स्थिति, रोजगार स्तर, कार्मिक आवश्यकता, प्रशिक्षण आवश्यकता आदि। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये उत्पादकता सौदेबाजी के बाद होता है। जब उत्पादकता सौदेबाजी हो जाती है तो अगर कर्मचारियों को लगता है कि उनके ऊपर जो कार्य का प्रेशर है, जो कार्य का दबाव है, जो बोझ है वो बहुत ही बढ़ गया है, तो उसके बाद वो समग्र सौदेबाजी करने आते हैं। ठीक है, तो जो समग्र सौदेबाजी के कारण होते हैं वो होते हैं या तो वो बहुत ही अधिक समय कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिससे वो पहले काम करते थे वो बहुत ज़्यादा टाइम काम कर रहे हैं अब, या फिर कार्य की दशा अच्छी नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है वहाँ पर, या कार्य करने की स्थिति अच्छी नहीं है। तो मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं, अगर उनको प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ में, तो उसके बाद वो समग्र सौदेबाजी करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो वेजेस या सैलरी की बात तो होती है कि हमें सैलरी या वेजेस ज़्यादा चाहिए। इससे अलग जितने भी हमारे जॉब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कार्य करने की अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, यहाँ या वहाँ पर अगर कार्य करने के लिए श्रमिक कम है, कर्मचारी कम है, उनकी और अधिक आवश्यकता है, या फिर रोजगार स्तर अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर वहाँ पर अगर हमें उन्हें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स में दिक्कत आ रही है, जैसे कि कोई टेक्निकल चीज़ें हैं जो मशीन्स वगैरह अगर उन्हें चलानी नहीं आ रही, या फिर अगर कोई नई तरीके की आई हैं, या उन्हें अगर प्रशिक्षण, कोई और प्रशिक्षण चाहिए, मतलब कैसी भी प्रॉब्लम है अगर, तो वो क्या करते हैं, वो समग्र सौदेबाजी करते हैं, जिसके द्वारा उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल किया जाता है। ओके, तो ये थे सामूहिक सौदेबाजी के उद्देश्य और इसके प्रकार। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और आपको वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।